देखो कल जो पढ़ा रहे थे ना उससे आगे चलते हैं अपन। ठीक है, कल जो अपन चल रहे थे एक बार थोड़ा सा वापस रिपीट कर देता हूँ मैं, क्योंकि कल वाला भूल गए होंगे। सबसे पहले अपन चल रहे हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग के लिए मेरे पास है एक कांच की नली काम में ली जाती है। ठीक है, इस कांच की नली के साथ अपनी दो प्लेटें लगी हुई है। ये जो उत्सर्जक प्लेट है ये संग्राहक प्लेट है। इसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे तो क्या करेगी, इकट्ठा करने का काम करेगी और संग्रहित करने का कार्य करती है। ये आपतित प्रकाश है, उस खिड़की में से इस पर आपतित हो जाता है। मेरे पास किसी परिवर्तक है जिसकी सहायता से विभव की ध्रुवता में परिवर्तन किया जा सकता है। कैसे परिवर्तन होगा अभी मैं आगे वाले टॉपिक है उनमें समझ में आ जाएगा। परिपथ में धारा का मापन किससे किया जाता है, माइक्रो एमीटर से, और विभव का मापन वोल्टमीटर के द्वारा किया जाता है। ये विभव परिवर्तक है। विभव परिवर्तक का मतलब होता है विभव में परिवर्तन करने वाला उपकरण। तुम्हारे रेगुलेटर होते हैं ना अपने पास पंखे के रेगुलेटर, बस वही है विभव परिवर्तक। ये बैटरी है, ये मैंने कल भी बताया था कि बैटरी धारा देने के लिए नहीं है। बैटरी किसके लिए है, धारा देने के लिए है या आवेशित होने के लिए बैटरी का उपयोग किया गया है। अब आते हैं परिणाम पढ़ा रहा था कल। पहला परिणाम क्या आया था कि धातु की सतह से फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन तब तक नहीं होता है जब तक कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति किसी निश्चित आवृत्ति से अधिक न हो। उसको देलीय आवृत्ति कहा जाता है, या निश्चित ऊर्जा से अधिक नहीं हो। क्या कहते हैं उसको, देलीय ऊर्जा या कार्य फलन। कार्य फलन का सर्वाधिक मान किसके लिए होता है, प्लेटिनम के लिए, और सबसे कम किसके लिए होता है, सीरियम के लिए। यहाँ तक हो गया था अपने पास, पहला परिणाम हो गया। अब सेकंड परिणाम आते हैं, और कल मैंने दो चीजें और बताई थी कि प्रकाश की दो प्रकृति होती है। कौन कौन सी, एक तो तरंग और एक कौन सी होती है, कण प्रकृति होती है। तरंगों में अगर प्रकाश तरंगों के रूप में चल रहा है तो प्रकाश की ऊर्जा किस पर निर्भर करेगी, तीव्रता पर निर्भर करेगी। और अगर कण के रूप में चल रहा है तो आवृत्ति पर निर्भर करती है, क्योंकि प्रकाश का कण क्या कहलाता है, फोटोन, और फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, E बराबर h न्यू। यहाँ तक हो गया था आपके पास। फिर मैंने एक चीज ये भी बताई थी कि इस प्रयोग से पहले तरंग प्रकृति ही मानी जाती थी, लेकिन इस प्रयोग में प्रकाश जो है वो तरंगों के रूप में न चलकर किसके रूप में चल रहा होता है, कणों के रूप में चल रहा होता है। इसलिए जो परिणाम आते हैं सारे के सारे वो तरंग प्रकृति के विपरीत आएंगे। पूरे परिणाम तरंग प्रकृति के खिलाफ परिणाम इसमें प्राप्त हो जाते हैं। तो वही अपन इसमें देखेंगे कि कैसे कैसे खिलाफ आते हैं। पहला परिणाम तो करा ही दिया था। सेकंड परिणाम जो है वो ये है अपने पास कि दूसरा परिणाम में यहां से धातु की सतह से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है उस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर निर्भर करती है, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। इसका मतलब प्रकाश किसके रूप में चल रहा होता है, फोटोन या कणों के रूप में गति कर रहा होता है। तो ग्राफ भी बताएंगे इसका, ये आया था ग्राफ, अभी समझ में आ जाएगा सारा खेल। ये न्यू जीरो से लिया था मैंने, ये आवृत्ति, ये न्यू, और ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ग्राफ है ना। सवाल उठता है कि ग्राफ मूल बिंदु से क्यों नहीं आया था, तो कारण बता देता हूँ। शुरुआत यहाँ से कर लेते हैं अपन। ये नाभिक मैंने बताया था कि जैसे कक्षा में यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मान लो कि इसकी ऊर्जा कितनी है, माइनस में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। सबसे पहले अपन चलते हैं, यहाँ से प्रकाश आपके हो रहा है, ठीक है, उसकी ऊर्जा अपन मान लेते हैं E। यहाँ से जो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा इसकी गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी अपने पास, ठीक है। सबसे पहले मान लो इसकी ऊर्जा 0 है, आपके प्रकाश की ऊर्जा किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो ये इसमें 0 मिलेगा, आंसर कितना आएगा बताओ, -3 हो जाएगा अपने पास। आगे बात समझ में अपने पास। इस समय गति ऊर्जा भी किसके बराबर होगी, बताओ, 0 के बराबर। तो ये गति ऊर्जा भी किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर। ये आपकी ऊर्जा 0। आगे चलो, मान लो इसका मान 1 हो जाए,
अब आंसर कितना आएगा देखो बताओ, माइनस में दो। तो ये एक हो गया, ये कितना हो गया, माइनस में दो हो जाएगा। इसका मान दो हो जाए तो क्या होगा, ये दो हो जाएगा तो माइनस एक हो जाएगा। इसका मान तीन होगा तो जीरो हो जाएगा। इसका मान चार होगा तो प्लस में एक हो जाएगा। पांच होगा तो बस बहुत है, ये इतना पड़ जाएगा। कैसे देखो, गतिज ऊर्जा ये वाई एक्स पर लेगी मैंने गतिज ऊर्जा, ई का मतलब आपके प्रकाश की ऊर्जा। अब अपन ऊर्जा नहीं ले रहे हैं, आवृत्ति ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं अपने, आवृत्ति। तो ऊर्जा ले चाहे आवृत्ति ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ई बराबर ऐसे हो रहा है नहीं हो रहा है। ई किसके समानुपाती हो रहा है, म्यू के समानुपाती है। पहला बिंदु क्या लगेगा बताओ भाई, 0 0, ठीक है। चलो उसके बाद में 0 0 तो मूल बिंदु पे लगा दिया मान लो। दूसरा बिंदु बोलो क्या होगा, 1 और -2। अब ये बताओ मेरे को, 1 और -2 कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा या नहीं लगेगा अपने पास, ठीक है ना। हाँ इसका मान 0 थोड़ी आएगा, इसका तो मान -3 आएगा ना यहाँ से। 0 और -3, तो ये 0 और -3 यहाँ लगाना पड़ेगा पॉइंट अपने को। अब एक बात बताओ, क्या गतिज ऊर्जा का मान माइनस में हो सकता है क्या? गतिज ऊर्जा का ऋणात्मक मान संभव है या नहीं है, ये पूछ रहा हूँ बस, हाँ या ना में जवाब देना। नहीं हो सकता है, हो सकता है? अरे बोलो तो सही तुम, बड़ी बातें थोड़े हो सारे के सारे, ईश्वर तो कुछ बोलेंगे नहीं हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता। कारण ये देखो अपने पास, क्यों नहीं हो सकता। ये बराबर क्या होता है, द्रव्यमान का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, वेग का मान ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर, स्क्वायर हो रहा है। इसका मतलब गतिज ऊर्जा का ऋणात्मक मान संभव है नहीं है। तो ये मान संभव नहीं है, ये भी संभव नहीं है और ये भी संभव है। इसलिए ये तीनों पॉइंट अपन लगा ही नहीं सकते। यूं तो पॉइंट तो लगाने में गणित तो मना नहीं करेगी, लेकिन अपना यहाँ पर पॉइंटों को लगाना ही गलत है। कारण गतिज ऊर्जा का ऋणात्मक मान होना संभव है नहीं है, तो ये पॉइंट अपन लगा ही नहीं सकते। कहाँ तक के पॉइंट नहीं लगा सकते अपन, दो तक के। कौन सा पॉइंट लगाएंगे बताओ, 3 और 0। ये 3 खाने हो गए मान लो, यहाँ से 1 2 3 और 0, तो यहाँ लग गया, लग गया पॉइंट। उसके बाद में क्या लगेगा बताओ, ये 4 हो गए, लग जाएगा। फिर क्या लगेगा, 5 और 2 6 और 3 7 और 4। उसके बाद में ग्राफ कैसे चलेगा, सरल रेखा चलेगा कि नहीं चलेगा। तो इससे पहले नीचे की ओर आना चाहिए ग्राफ, और वो ग्राफ क्यों नहीं बना रहे हैं, क्योंकि गतिज ऊर्जा का ऋणात्मक मान संभव है नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यह एक न्यूनतम आवृत्ति है, इस न्यूनतम आवृत्ति से कम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं हो सकता। मैं 1 मिनट म्यूट करवाते हैं। हाँ जी, तो गतिज ऊर्जा का ऋणात्मक मान नहीं हो सकता, इसका मतलब इस आवृत्ति से कम आवृत्ति पर क्या नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कराना भी संभव नहीं है। और वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं हो सकता, क्या कहलाती है, देहली आवृत्ति कहलाती है। तो ग्राफ आ गया समझ में, मूल बिंदु से स्टार्ट क्यों नहीं हुआ वो भी आ गया समझ में, यहाँ से स्टार्ट हो गया अपने पास। अब उसके बाद में अपन देख रहे हैं जैसे जैसे आवृत्ति का मान बढ़ेगा गतिज ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा अपने पास। तो क्लियर है मामला, अपने पास ग्राफ समझ में आ गया पूरा का पूरा, ठीक है। अपने को कम से कम कितनी ऊर्जा चाहिए इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालने के लिए, 3 -3 तो है इसके पास। कितनी ऊर्जा चाहिए अपने को, प्लस में 3 चाहिए, जिसमें अपने पास इलेक्ट्रॉन का केवल मात्र उत्सर्जन ही हो पाएगा और उसका गति करना संभव नहीं होगा। क्लियर। अब अपन चलते हैं सेकंड पॉइंट, वो थर्ड तीसरा परिणाम। ये है भाई तीसरा परिणाम, ये ग्राफ है।
विद्युत क्या कह रहा है, डेली आवृत्ति से कम एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन हाई शेल में चला जाता है। डेली आवृत्ति से कम ऊर्जा देने पर इलेक्ट्रॉन का कर्जा नहीं चुकता है अभी, तो उसका उत्सर्जन नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि वो निम्न कक्षा से किसमें चला जाएगा, उच्च कक्षा से में चला जाएगा, परंतु परमाणु से अलग होना संभव है नहीं है। ये अपने पास तीसरा पॉइंट है। ये ग्राफ ये कहता है कि प्रकाश विद्युत धारा किसके समानुपाती होती है, प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। अब आते हैं, पहले तो प्रकाश विद्युत धारा किसको कहते हैं, कल ही बताया था। क्या बताया था, प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, प्रकाश विद्युत धारा कहलाती है। किसके समानुपाती है। अब थोड़ी देर पहले तुमने ये बता रहा था कि इस प्रयोग में प्रकाश जो है वो तरंगों के रूप में चलता ही नहीं है, फिर तीव्रता आ गई, तो क्या अब इस परिणाम में वापस तरंगों के रूप में चल गया, ऐसा नहीं है। मैं पहले ही बता देता हूं, जब ये परिणाम प्राप्त हुआ था तो प्लांक और आइंस्टीन ने ये देखा था इस प्रयोग में कि ऐसा नहीं भाई एक परिणाम में तो आवृत्ति हो जाएगी, एक परिणाम में तीव्रता, मतलब एक में तो तरंग के रूप में चलेगा और दूसरे में कण के रूप में चलेगा, ऐसा नहीं होगा। इस पूरे के दौरान प्रकाश किसके रूप में चलता है, कणों के रूप में चलता है। तो प्लांक और आइंस्टीन ने इसकी व्याख्या यूं की थी, उन्होंने कहा ये जो तीव्रता आती है ना इस ग्राफ में, वो तीव्रता तरंगों वाली तीव्रता नहीं है, वो तीव्रता वो तरंगों वाली तीव्रता नहीं है जो मैंने कल पढ़ाई थी। वो तो मैंने कल यूं पढ़ाई थी, I बराबर P/8 पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। ये तरंग वाली तीव्रता नहीं है। इन्होंने ये कहा था, बोले ये फोटोन प्रकृति में या कण प्रकृति में तीव्रता होती है, परंतु उसकी परिभाषा और उसका मान उससे एकदम अलग होता है। इन्होंने तीव्रता की परिभाषा ये दी थी, फोटोन प्रकृति में कण में तीव्रता, ये सूत्र दिया था प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल में आपतित फोटोन की संख्या। दोनों देखो वहां पर क्या है बताओ, प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल में आपतित ऊर्जा की मात्रा। यहाँ पर तीव्रता की परिभाषा दी इन्होंने, प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल में आपतित फोटोन की संख्या। तो इन्होंने ये कहा प्लांक और आइंस्टीन ने कि कण प्रकृति में वो तीव्रता काम नहीं करेगी, इसमें ये तीव्रता की परिभाषा काम में ले ली जाती है। प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल से उत्सर्जित होने वाले प्रोटॉन, आपतित होने वाले प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है, इसमें तीव्रता कहलाती है। एक चीज और बता देता हूं, प्लांक और आइंस्टीन ने ये भी बताया था, एक फोटोन अपनी संपूर्ण ऊर्जा एक ही इलेक्ट्रॉन को देता है। एक फोटोन अपनी संपूर्ण ऊर्जा किसको देता है, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए कितना प्रोटॉन चाहिए, एक। अगर एक फोटोन प्रति सेकंड आ रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रति सेकंड होगा, एक है। अगर 10 फोटोन प्रति सेकंड आ रहे हैं तो 10 का उत्सर्जन होगा, और 20 आ रहे हैं तो, अब ग्राफ समझ में आ गया कि नहीं? तीव्रता की क्या परिभाषा है, प्रति सेकंड आपतित फोटोन की संख्या, वहां पर प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ग्राफ यूं बनाया गया है, अगर ये 5 है प्रति सेकंड तो वो भी 5 है, ये 6 है तो वो भी 6 है, 8 है तो 8 है। ग्राफ सरल रेखा प्राप्त होगा, आगे नहीं होगा। ये व्याख्या इस तरह से दी जाती है। ऐसा नहीं है कि भाई अपन ये मान ले कि उसमें तो कण में चल रहा था, इसमें तरंग में आ गया। कण प्रकृति ही चलती है इस पूरे पार्ट में, और कण प्रकृति के रूप में ही इसका अपने पास देखा जाता है। ये बात हो गई यहाँ की। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ना भाई। क्या
आगे पर चलते हैं भाई। देखो अब चौथा देखो भाई, मैंने बताया था कि प्रियंका माइक बंद कर दे, मैं बंद करता हूँ तो वापस चालू करती है यहाँ से। हाँ भाई, ये मैंने बताया था कि ये जो बैटरी है ना अपने पास, ये धारा देने के लिए नहीं है, धारा लेने के लिए लगाई जाती है। पर इसका एक फायदा भी मिलता है अपने को बैटरी का। कैसे फायदा मिलता है? सबसे पहले अपन क्या काम करते हैं, इसको ऐसे जोड़ देते हैं। देखो अभी समझ में आ जाएगा। अब ये प्लेट किससे जुड़ गई? प्लस से जुड़ी कि माइनस से जुड़ी? माइनस। किससे जुड़ गई? ये माइनस से जुड़ गई और वो प्लेट किससे जुड़ गई? प्लस से। ठीक है ना? तो जब उत्सर्जक प्लेट को ऋणात्मक और संग्राहक प्लेट को धनात्मक विभव दे दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन आसानी से हो जाता है, या अपन ये कहें कि काफी अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। मैंने ग्राफ बनाया है विभव और प्रकाश विद्युत धारा। प्रकाश विद्युत धारा का मतलब है प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब ये माइनस प्लस से क्या फर्क पड़ता है? देखो फर्क यूं पड़ता है, इसको यूं समझे अपन। ये माइनस है, पहले तो वो प्रकाश आएगा। वो प्रकाश क्या काम करता है? इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे उनका कर्जा चुका देता है। कर्जा चुका के उनको बाहर निकाल देता है। बताया था ना मैंने, -3 अगर ऊर्जा है तो 3 तो किसमें चली जाएगी? बताओ, कर्जा चुकाने में चली जाएगी। और जो बचेगी वो किसमें खर्च हो जाती है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये माइनस इसको धक्का देने का काम करता है। कैसे? माइनस माइनस में क्या हो गया? प्रतिकर्षण हो गया। इलेक्ट्रॉनों को आसानी से धक्का देने का काम करेगा कि नहीं करेगा? तो इलेक्ट्रॉनों को पुश करने का काम करता है। वो प्लस का काम करेगा, उनको आकर्षित करने का काम करेगा, मतलब खींचने का काम करेगा। तो तीन चीजें एक साथ हो गई कि नहीं हो गई? क्या क्या हो गई? देखो एक बार, ये प्रकाश क्या काम कर रहा है? इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल रहा है। ये माइनस क्या काम कर रहा है? इलेक्ट्रॉनों को धक्का दे रहा है। और वो प्लस क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर रहा है, मतलब खींच रहा है। इस समय अधिकतम इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव है कि नहीं अपने पास? क्योंकि तीन चीजें एक साथ में अवेलेबल हो गई अपने पास। तो इस स्थिति में प्रकाश विद्युत धारा का मान काफी अधिक प्राप्त होता है। यहां से ये वाला ग्राफ है। इस समय विभव का मान ये रहा। विभव का मान बढ़ा रहे हैं अपन, तो धारा का मान भी बढ़ रहा है। एक निश्चित के बाद में फिर नहीं बढ़ता है, वो कौन सी धारा कहलाती है? संतृप्त धारा कहलाती है। परंतु देखो एक बार, ये 0 है, 0 के बाद में विभव का मान बढ़ा रहे हैं, धारा का मान भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, क्योंकि तीनों कंडीशन एक साथ चल रही है। अब अगर अपन एक काम करें, इस सेल को हटा दें, सेल को हटाते ही ये माइनस खत्म, ये क्या हो जाएगा? प्लस खत्म हो गया। अब क्या चीज होगी बताओ? केवल इलेक्ट्रॉनों को निकालने का काम किसके द्वारा किया जाएगा? प्रकाश के द्वारा किया जाएगा। परंतु धक्का देने वाला भी नहीं है और वो आगे खींचने वाला भी नहीं है। तो इस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या आएगी? कमी आएगी। हर कोई इलेक्ट्रॉन आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए देखो एक बार, ये 0
तो यहाँ पर धारा यहाँ आ रही है कि नहीं आ रही है, इसका मतलब अगर मैं ग्राफ को उधर से देखूं तो धारा घट रही है कि नहीं घट रही है, और विभव का मान 0 होने पर धारा यहाँ आ गई कि नहीं आ गई। इस समय भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित तो होंगे, परंतु उनकी संख्या में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। अब एक और स्पेशल कंडीशन है, ये 0 हो गया, इस साइड में जाओगे तो विभव का मान क्या हो गया, माइनस में हो गया, ऋणात्मक हो गया। ऋणात्मक कैसे करेगा, इसको क्या देना पड़ेगा प्लस, और उसको क्या देना पड़ेगा, कैसे देंगे, यहाँ से बैटरी बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बदल दो, देखो कैसे, ये तरीका इसका, इसको उठा के यहाँ ले आएंगे तार को, ये इसको प्लस हो गया और ये इससे हो गया, ये प्लस हो गया, ये क्या हो गया, अब क्या चीज हो गई ये बताओ। अब प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को निकालेगा, लेकिन ये प्लस क्या करेगा, और जो जा रहे हैं उनको वो माइनस क्या करेगा, प्रतिकर्षित। इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आएगी या वृद्धि होगी, ये बताओ, कमी आएगी, क्योंकि ये जाने नहीं देगा, और जो जा रहे हैं उनको वो आने नहीं देगा। तो विभव का मान ऋणात्मक किए जाने पर, विभव का मान ऋणात्मक है किए जाने पर प्रकाश विद्युत धारा में क्या आती है, कमी आती है, और विभव के किसी निश्चित ऋणात्मक मान पर प्रकाश विद्युत धारा का मान किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। इसको निरोधी विभव या अंतक विभव कहा जाता है, निरोधी विभव या अंतक विभव कहा जाता है। अंग्रेजी में बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग का मतलब है विभव का वह मान जिस पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन बंद हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों का गति स्टॉप्ड कर दी जाती है, उसको क्या कहते हैं अपन, स्टॉपिंग पोटेंशियल या निरोधी विभव या अंतक विभव कहा जाता है। इस स्थिति में क्या हुआ होगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, अगर कोई निकले भी हैं, तो उस माइनस ने क्या कर दिया, सबको वापस प्रतिकर्षित कर दिया, प्रतिकर्षित करके वापस प्लस वाली प्लेट में भेज दिया है। इसका मतलब यहाँ से अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकल भी गया तो उसकी गति ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो गई है, कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, स्थितिज ऊर्जा में। तो इस स्थिति में, निरोधी विभव की स्थिति में, यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन निकलता है उसकी गतिज ऊर्जा किसके बराबर हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाती है। तो के किसके बराबर हो जाएगा, U के बराबर हो जाता है। ये ध्यान रखना, आगे काम में आएगा आपके पास, ठीक है ना। तो विरोधी विभव की स्थिति में गतिज ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। अब इसको जो है ना एक थोड़ा सरल तरीके से बता देता हूँ ये कैसे कैसे होता है। देखो 3 चीजें चलते हैं, है ना। आप क्लास में बैठे हुए हैं, हाँ, अपने यहाँ जैसे गोविंदपुरा में स्कूल है, तो हाथोज में मेला लगा हुआ है, ठीक है, हाथोज में मेला लगा हुआ है, और तो हाथोज में मेला लगा हुआ है, तो ये तो हाथोज हो गया, तो मेला लगा हुआ हो गया, तो ये प्लस हो गया कि नहीं हो गया, जैसे एक बार। और क्लास में कुछ बदमाश बच्चे हैं, वो माहौल को नेगेटिव बनाते हैं, वो ये कहते हैं 2-4 बच्चों का बाल बोले कुछ ही पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगी यहाँ तो स्कूल में, तो वो नकारात्मक माहौल हो गया कि नहीं हो गया क्लास का। उस स्थिति में अपने पास क्या हो गया, माहौल ऋणात्मक हो गया, और वो आज में मेला जो लग रहा है वो बच्चों को खींचेगा कि नहीं खींचेगा, भाई आ जाओ मेला देखने की, आज आखिरी तारीख है, पढ़ाई वढ़ाई तो जिंदगी भर करते ही रहते हैं। अब अपने पास आता है कि सवाल उठा कि प्रकाश क्या है ना। तो इसको यूं समझो, तुम्हारी साइंस की क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, उनके कुछ दोस्त जो है कॉमर्स और आर्ट्स में है। कॉमर्स और आर्ट्स वाले बच्चे आते हैं कि रमेश यार चल तो भी पढ़ाई तो बोले कोई दिक्कत नहीं है, अपन तो मेला देखने चलेंगे। तो वो जो आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चे हैं उन्होंने बच्चों को उकसा लिया, तो आपके प्रकाश हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ से क्लास में नेगेटिव माहौल है, ये धक्का देने वाला हो गया, तो मेला खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है, ज्यादा बच्चों के बाकी संभावना है कि नहीं है अपने पास। तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन खूब होगा कि नहीं होगा आपके पास। जीरो कैसे करोगे, मेला भी नहीं लगा हुआ है, क्लास में जो है ना माहौल भी ऋणात्मक नहीं है, कोई ये नहीं कहता पढ़े हमें कोई मतलब नहीं है। तो उस समय बच्चे भागेंगे तो सही, पर बहुत ज्यादा आ रहा है ना वही भागेंगे, बाकी सीधे बच्चे नहीं भागेंगे। मैं मार दागे भी क्या करूंगा, वो लेकर तो लेट ही जाना पड़ेगा, 5 दिन पहले घर वाले भी नहीं घुसने देंगे, तो मैं मेरे हिसाब से अभी जाऊंगा भी नहीं। अब अपन चलते हैं
विभव को ऋणात्मक किया। ऋणात्मक कैसे किया? क्लास में थोड़ा माहौल भी पॉजिटिव है, पढ़ाई भी चल रही है, तो ये प्लस हो गया कि नहीं हो गया? और बाहर जो है, जैसे इधर मान लो कि अपने स्कूल के बाहर जो है गिरिराज सर या पुरुषोत्तम जी गुप्ता सर ये घूम रहे हैं, तो ये प्रतिकर्षित करेंगे या नहीं करेंगे? बच्चों को वापस लगाएंगे कि कोई देख लेने मार्क भी रहा है तो अपने पास आ गया समझ में। तो बच्चों की भागने की संख्या में क्या आएगी? कमी आएगी। अब आते हैं कि विभव के किसी निश्चित ऋणात्मक मान पर बच्चों का उत्सर्जन, मतलब इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन क्या हो जाएगा? मंद। कौन घूम रहा है बाहर? बड़े सर खुद ही घूम रहे हैं अपने पास। बड़े सर घूम रहे हैं तो क्या कोई भी बच्चा पार हो सकेगा? ये बताओ, मान लो गेट के बाहर घूम रहे हैं तो किसी भी बच्चे के पार होने की संभावना नहीं है। तो विभव के जिस निश्चित ऋणात्मक मान पर प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 हो जाता है उसको निरोधी विभव या बंधक विभव कहा जाता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, फिर आगे तुम लोग भी ले लो स्क्रीनशॉट। नोट्स तो बना लिए क्या सबने? वो भी देखने वाले नहीं, नोट्स बना ली नहीं बनाया? तो बना लेंगे, दिवाली में मजदूर थोड़े ना दिवाली में तो कड़ी करने वाले आते हैं, तो नोट्स बनाने वाला तो मिलेगा नहीं, 100 रुपए दिन के देंगे नोट्स बना देना। अब अपन चलते हैं भाई परिणाम नंबर 5। तैतीस % पार्ट है नहीं ये टॉपिक जो है ना, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रयोग और परिणाम, ये मान लो 1/3 हो जाएगा, इसलिए इतना लंबा चल रहा है। ये 5 है अपने पास परिणाम। 5वें परिणाम में यह है कि निरोधी विभव का मान आवृत्ति पर निर्भर करता है और प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। आवृत्ति पर तो निर्भर करता है परंतु प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। ये पता कैसे चला? ये कुछ ग्राफ आए थे, इनसे मैं बता दूंगा। देखो ये 2-3 ग्राफ है, इनसे ये पता चल गया। एक और हाँ भाई देखो परिणाम जो आए थे, सबसे पहले ये ग्राफ है धारा और विभव। क्या लिखा हुआ है मैंने? नियत आवृत्ति भिन्न तीव्रता, मतलब आवृत्ति का मान नियत रखकर अलग अलग तीव्रताओं का प्रकाश आपतित किया गया है। तीव्रताओं के 3 मान हो गए, I1, I2 और I3। निरोधी विभव के 3 मान है, एक ही मान है।
एक ही मान है। इसका मतलब विरोधी विभव का मान है तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। अगर निर्भर करता तो कितने मान आते हैं? 3 मान आ जाते हैं। दूसरा ग्राफ जो है धारा में और विभव में ही है, नियत तीव्रता और भिन्न आवृत्तियां। तीव्रताएं तो नियत रखी है, आवृत्तियां कितनी काम में ले ली मैंने? 3। अलग अलग आवृत्तियां हैं, विरोधी विभव भी कहने देखा एक बार अलग अलग है। 3 आवृत्तियां हैं, 3 विरोधी विभव है। μ3 का मान μ2 से ज्यादा और μ2 का मान μ1 से भी ज्यादा। आवृत्तियां ज्यादा है तो निरोधी विभव भी ज्यादा है अपने पास। अलग अलग आवृत्तियां हैं तो अलग अलग निरोधी विभव है। इसका मतलब निरोधी विभव का मान बोलो आवृत्ति पर निर्भर कर रहा है और तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। इनके आधार पर ये ग्राफ बनाया जाता है। कैसे? आवृत्ति x अक्ष पर ले ली, विरोधी विभव कौन से अक्ष पर ले लिया? y अक्ष पर। तो जैसे जैसे आवृत्ति का मान बढ़ता चला जाएगा निरोधी विभव के मान में भी वृद्धि होती चली जाती है। इसी में एक और बात, एक और ग्राफ है हमारे पास, ये देखो ये निरोधी विभव हो गया, ये आवृत्ति हो गई। अलग अलग धातु में है तो अलग अलग धातु में है तो देखिए आवृत्ति का मान भी क्या हो गया? अलग अलग हो गया, नहीं हो गया। कार्यफल किसका ज्यादा होगा? इनसे कार्यफल का मान ए के लिए ज्यादा होगा या बी के लिए ज्यादा होगा? ऐसा कोई वेबसाइट नहीं है तो तुम लोग बायोवाला को ऐसे नहीं है, बायोवाला को भी आना चाहिए। तुम तो ये मानते हो ये जिम्मेदारी अपने तो गए और अपने कोई फर्क नहीं पड़ता है वो पूछ रहे हैं। इसका कार्यफलन ज्यादा है। कैसे? ये μ0 इधर ज्यादा है कि नहीं है अपने पास? जिसके लिए आवृत्ति का मान ज्यादा होगा कार्यफलन का मान भी क्या होगा? ज्यादा। ज्यादा कार्यफलन किसका हो गया? बी का। और कम किसका हो गया? ए का। ये बात हो गई इसकी, ठीक है, बी के लिए। ठीक है भाई, मैं आगे इसका आखिरी परिणाम है वो मैं चलता हूं। लास्ट परिणाम जो है वो ये है कि प्रकाश के आपतन में और फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कोई भी समय अंतराल या समय पश्चता नहीं होती है। समय पश्चता या कोई भी समय अंतराल नहीं होता है। टाइम लैगिंग बोलते हैं इसको। मतलब ये है अगर 10:20 पर प्रकाश आपतित हुआ तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन भी कब होगा? 10:20 पर ही होगा अपने पास, वो उसमें टाइम नहीं लेगा अपने पास। इसको बोलते हैं कि समय पश्चता नहीं होती है या समय अंतराल नहीं होता है। तो जिस समय देवी आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह पर आपतित हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन साथ के साथ ही हो जाता है, उसमें कोई भी समय अंतराल नहीं होता है। मतलब ये है कि ऐसा नहीं है भाई प्रकाश आया तो इलेक्ट्रॉन कपड़े पहन रहा होने लग गया, बोले यार मैं तो थैला जमाया तो क्या करूं, बोले रिजल्ट थोड़ी सी है। ऐसा कुछ नहीं है, वो बैग वैग सब जमा दोगे ना दोगे तैयार रहता है। तो प्रकाश आएगा तब मैं रवाना हो जाऊंगा। तो कोई भी समय अंतराल या कोई भी समय पश्चात आपने को नहीं होती है। सेंस ले लो भाई, हो गया इसका काम, टाइम ओवर एंड आउट।